जी हाँ प्यारे बच्चों, आज का हमारा ये 1 घंटे का महा एपिसोड स्पेशल वीडियो क्लास 12th का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, हिंदी इलेक्टिव जिसे हम हिंदी ऐच्छिक भी कहते हैं, इसी के बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1 से 2 दिन के अंदर ही यानी कि 16 मार्च 2026 को आप सभी का हिंदी इलेक्टिव का जो बोर्ड का एग्जाम है बच्चों, ये होने वाला है ना। तो आज के इस 1 घंटे के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, और वो भी इस 1 घंटे के अंदर पूरा पेपर आपको सॉल्व करके समझाने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, पूरा पेपर समझेंगे तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और इतना ही नहीं, अभी तो हम आपको ये पहला वाला पीवाईक्यू एसक्यूपी करवा रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सैंपल करवा रहे हैं। इसके बाद भी कम से कम 3 से 4 वीडियोस और आएंगी आपकी पूरी पूरी 1 1 घंटे की, ठीक है ना। तो आप ये मानो कि आने वाली जो भी आपके लिए 8 से 10 वीडियोस हैं, उन सभी को जरूर देख लेना अच्छे से। और साथ ही साथ आपकी जो दोनों बुक्स है ना, इन दोनों ही बुक्स के हमने वन शॉट भी बना दिए हैं बच्चों, तो वन शॉट की वीडियो देख लेना, अविक्ते माध्यम की वीडियोस बना दी वो भी देख लेना, सारी चैनल पे अपलोड है बच्चों, ठीक है, तो देख जरूर लेना। बाकी स्टार्ट करते हैं। देखो इस साल आपका जो पेपर का पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का है। 3 खंड होंगे और 13 प्रश्न होंगे। खंड का के अंदर आपके 2 क्वेश्चन होंगे अपठित गद्यांश पद्यांश के। खंड खा के अंदर अभिव्यक्ति और माध्यम की जो आपकी पुस्तक है उससे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और खंड गा जो रहेगा इसमें अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2 इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, टोटल 7, जिसमें एमसीक्यू 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन और सह प्रसंग व्याख्या। तो सह प्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन अब सुनो ध्यान से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम डिस्कस कर रहे हैं पीवाईक्यू को, ठीक है ना। तो पिछले साल का पैटर्न कुछ इस तरीके का था कि पेपर में 2 खंड थे आपके, ठीक है, जिसमें खंड आ जो है वो पूरा का पूरा एमसीक्यू वाला था जिसमें 40 एमसीक्यू हैं आपके। और खंड बाकी अंदर आपका वर्णात्मक वाला था जिसमें सारे आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन है। तो ये आपका पीवाईक्यू का पैटर्न है। मैंने दोनों पैटर्न इसी बताए बच्चों कि इस साल जो अभी पेपर होगा आपका 1 2 दिन में उसका पैटर्न ये है। और इससे भी रिलेटेड ऑलरेडी हम आपको सैंपल वर्क करवा रहे हैं नए पैटर्न वाले, तो उनको भी देखते रहिए और पीवाईक्यू की भी प्रैक्टिस करते रहिए, इससे आपकी और अच्छी तैयारी हो जाएगी, है ना बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के अपने सबसे पहले वाले पेपर को। तो रेडी हो बच्चों। और हाँ, आप सभी बच्चों को एक चीज और बता दूं, यहां पर ना आई बटन में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट को चेक करना, उसमें जितने भी सैंपल वर्क की वीडियोस हैं जो भी आपके लिए हम वन शॉट अपलोड करेंगे सब मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगती है वीडियो देखने के बाद में तो लाइक जरूर करिएगा बच्चों। और अब अभी हमारे चैनल की फैमिली काफ़ी छोटी है तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करिए और भी फैमिली मेम्बर्स को जोड़िए, अपनी तरह और भी स्टूडेंट्स को जोड़िए, ठीक है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने सैंपल पेपर 1 की वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आ जाइए अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं खंड आ की, ठीक है। और खंड आ जो है बच्चों, इसमें हमारे सारे के सारे क्वेश्चन वास्तु पर प्रश्न होने वाले, ठीक है। अब यहाँ पे पता है एक मेजर मिस्टेक आपकी बताऊंगा जो 99% जो 12th के बच्चे वो करते हैं। कौन सी? ध्यान से सुनिए। पेपर में आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये एक अपठित गद्यांश होता है जिसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़कर इससे संबंधित टोटल जो 10 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं उसका हमें आंसर करना होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पेपर में दूसरा क्वेश्चन आता है एक अपठित पद्यांश यानी कि काव्यांश वाला, जिसे ध्यानपूर्वक पढ़कर हमें इससे संबंधित टोटल जो 8 क्वेश्चन है एमसीक्यूज बेस्ड हमें इसका आंसर करना होता है। अब मोस्ट ऑफ द बच्चे 99% बच्चे पता है क्या करते हैं, इन दोनों ही क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, जबकि 80 में से ना आपके 18 मार्क्स जो है इन्हीं 2 क्वेश्चन के अंदर हैं आपके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपके 10 के 10 सैंपल पेपर में ऑलरेडी 2 जो हो चुके हैं उसमें से डिस्कस कर ही लिया है। आने वाले इस पेपर के अलावा जो आपके 7 और सैंपल पेपर हैं हम हर एक पेपर में इनकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि जब आप बोर्ड एग्जाम में देने के लिए पेपर जाओ तो आप एकदम प्रिपेयर रहे उस चीज़ के लिए, है ना। तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। बेसिकली सिंपल सी बात है, पेपर में ना आपको 15 मिनट जो है वो पेपर के पढ़ने के मिलेंगे। तो क्या करोगे 15 मिनट में, यही करना हिंदी के पेपर में और इंग्लिश के पेपर में एक पेंसिल लेके जाना और जो 15 मिनट मिलते हैं उसमें आप इन दोनों पैसेज को पढ़ो, अंडरलाइन करो और आसानी से आप एमसीक्यूज का आंसर निकाल सकते हो, है ना। चलिए एक प्रैक्टिस भी करते हैं हम यहाँ पे। मैं भी पढ़ूंगा और मेरे साथ आप भी पढ़ना और समझने की कोशिश करना कि ये सेंटेंस, ये जो पैराग्राफ है क्या कहना चाहता है। ओके चलिए देखिए,
विज्ञान प्रकृति को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है। आज भौतिकता जो है ये आधुनिक वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति पर स्तर निर्धारित करती है। विज्ञान जो है वो केवल सत्य, अर्थ और प्रकृति के बारे में ही नहीं बल्कि प्रकृति के खोज का एक बहुत ही बड़ा क्रम है। विज्ञान प्रकृति को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह यानी कि विज्ञान जो है वो प्रकृति को जानने के विषय में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, व्यक्ति जिस बात पर विश्वास करता है वह उसका ज्ञान बन जाता है। अर्थात आप जिस चीज पे विश्वास करेंगे आप उसके ज्ञानी बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के पास में किसी भी विषय को लेके अनुचित ज्ञान होता है। ठीक है, जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। एक संस्कृत में कोट है कि अल्प ज्ञानम विनाशतम, यानी कि अगर आपके पास ज्ञान कम है तो वो आपके लिए विनाशकारी है। इससे अच्छा ज्ञान ना हो तो ही अच्छा है। ठीक है, फिर वो लोग उनके पास में अनुचित ज्ञान है वो उसी को सत्य मान लेते हैं, उसी के हिसाब से काम करते आते हैं। जैसे कुछ पूर्वाग्रह है समाज में महिलाओं के बारे में, लड़कियों के बारे में, और वो सोचते हैं कि ये तो ज्ञान है हमारा, ये ऐसा ही बना रहना चाहिए। ठीक है ना, तो ये बेसिकली विनाशकारी है ना, ये चीज बताई गई है। वैज्ञानिकतावादी लोग और आलोचनात्मक जो लोग हैं इनके विचार उस समय जरूरी होते हैं जब वह विश्वसनीय ज्ञान पर आधारित हो। ठीक है, वैज्ञानिक और आलोचक अक्सर जो है वो तर्क संगत विचारों का प्रयोग करते हैं। ये दोनों ही व्यक्ति तर्क जो हैं वो हमें उचित बात को सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। कुछ लोग तर्क संगत विचारधारा नहीं रखते क्योंकि उन्हें कभी तर्क करना जीवन में सीखा ही नहीं होता। यानी कि कुछ लोग जो होता है ना बिना कॉमन सेंस के बात करते हैं, तो ये बात वही कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब बात करते हैं वैज्ञानिकता की और आलोचनात्मक बंदों की तब यहाँ पे ये बात आती है। ठीक है, उसके बाद प्रकृति वैज्ञानिक और कवि दोनों ही उपास्य है। दोनों ही उसे निकटतम संबंध स्थापित करने की चेष्टा करते हैं, किंतु दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है। किसके? प्रकृति जो है वो वैज्ञानिक और कवि के दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है। वैज्ञानिक जो हैं वो प्रकृति के हृदय के रूप में अवलोकन करते हैं और सत्य की खोज करते हैं, परंतु जो कवि होते हैं वो बाहरी रूप से मुग्ध होकर उसके भावों को तदाद में स्थापित करते हैं। वैज्ञानिक जो होते हैं ये प्रकृति की जिस वस्तु का अवलोकन करता है उसका बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण करता है। जैसे कोई खोज होती है विज्ञान में, है ना, तो बहुत ही सूक्ष्म खोज करते हैं। चंद्र को देखकर उसके मस्तिष्क में उनके विचार उठते हैं। उसका तापक्रम क्या है, कितने वर्षों में पूर्णतः शीतल हो जाएगा, ज्वार भाटे पर उसका क्या असर पड़ता है, किस प्रकार वह गति करता है, सौर मंडल में कैसे परिक्रमा करता है, किस प्रकार से उसके तत्वों का निर्माण हुआ है। यानी कि वैज्ञानिक जो है ना वो उसका एकदम सूक्ष्म निरीक्षण करता है प्रकृति का। ठीक है, इसी प्रकार से वह एक प्रफुल्ल पुष्प को देखकर उसके प्रत्येक अंग का विश्लेषण करने के लिए तैयार हो जाता है। उसका प्राकृतिक विषय का अध्ययन करता है। ठीक है, वो कैसे अपना भोजन बनाता है, कैसे इससे खुशबू आती है और भी बहुत सारी चीजें। वहीं एक जो पुजारी होता है, ठीक है, वह सत्य और वास्तविकता का पुजारी होता है। वहीं कवि जो है वो कविता की प्रत्यक्ष अवलोकन से प्रस्फुटित होती है। वह प्रकृति के साथ अपने भावों का संबंध स्थापित करता है, यानी कि वो प्रकृति जैसी है उसके हिसाब से अपने भावों को लोगों तक पहुंचाता है। वह उसमें मानव चेतना का अनुभव करके उसके साथ अपनी आंतरिक भावनाओं का समन्वय करता है। वह तथ्य और भावना के संबंध पर बल देता है। उसका वस्तु वर्णन हृदय की प्रेरणा का परिणाम होता है, यानी कि ये वैज्ञानिक नहीं, ये उसके मन के भाव होते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक की भांति इस कवि के मन में भी कुछ यांत्रिक प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होती। वैज्ञानिक में जैसे होती है लेकिन कवि के मन में नहीं होती है। कवियों के द्वारा प्रकृति का जो चित्रण है वो एक प्रकार का ऐसा भी है जिसमें प्रकृति का मानवीकरण कर लिया जाता है, यानी कि वो प्रकृति को मानव से जोड़ देते हैं। ठीक है, प्रकृति के तत्वों को मानव ही मान लिया जाता है। ठीक है, प्रकृति में मानवीय क्रियाओं का आरोपण किया जाता है। हिंदी में इस प्रकार का प्रकृति चित्रण छायावादी कवियों में पाया जाता है। ये जो प्रकृति का मानवीकरण, मानव का प्रकृतिकरण, ये छायावादी कवि करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रकृति चित्रण में प्रकृति सर्वथा गौड़ होती है। इसमें प्राकृतिक वस्तुओं के नाम तो रहते हैं परंतु झंकृत चित्रण मानवीय भावनाओं का ही होता है। जैसे आपने वो 11th में कविता पढ़ी होगी, जाग तुझको दूर जाना, ठीक है, या फिर बादल को गिरते देखा है, तो वो हमारे लिए ही है। ठीक है, प्रकृति का मानवीकरण है। कवि लहलहाते पौधों का चित्रण ना कर खुशी से झूमते हुए बच्चे का चित्रण करने लगते हैं। ये का ये, ठीक है। तो दो बातें हैं, एक तो विज्ञान जो है
वो किस प्रकार से प्रकृति के ज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे हमें ज्ञान प्रदान करता है। दूसरा, विज्ञान जो है और कवि, इन दोनों का प्रकृति के बारे में क्या नजरिया है, क्या रवैया है, ये चीजें दोनों है। ओके, अब क्वेश्चन देखिए, अब आप ना बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ जाओगे। जैसे कि विज्ञान प्रकृति को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि विज्ञान जो है वो प्रकृति के बारे में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय ज्ञान प्रदान करता है, इसलिए विज्ञान प्रकृति की जानने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, वैज्ञानिक प्रकृति के बाहरी रूप का अवलोकन करते हैं, यह कथन दर्शाता है कि वे, अर्थात ध्यान से समझिएगा कि वैज्ञानिक जो हैं वो प्रकृति के बाहरी रूप का अवलोकन करते हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि वो प्रकृति से अविदूर रहने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्योंकि वैज्ञानिक जो है ना वो हमेशा उसका सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं, ठीक है। वो बाहरी रूप से अवलोकन क्या कभी नहीं करते, यानी कि वो प्रकृति से अविदूर रहने का प्रयास करते हैं, ये चीज कही गई है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन समझिए, जब भी वैज्ञानिक जो है वो किसी प्राकृतिक वस्तु का जब सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं या फिर अनवरत चिंतन करते हैं, तो इस सूक्ष्म निरीक्षण का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या होगा? किसी भी प्राकृतिक वस्तु के इतिहास, उसके स्ट्रक्चर, हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से देखना और उसके बारे में निरंतर कार्य करते रहना, सोचते रहना, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है बच्चों कि कौन अनवरत चिंतन करता है, यानी कि कौन जो है वो प्रकृति के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंतन करता है। तो सिंपल सी बात है, ये कौन करेगा? विज्ञान उपासक, यानी कि विज्ञान उपासक। ओके, कौन वास्तविकता का पुजारी है? तो वास्तविकता का, ठीक है, रियलिटी का कौन पुजारी है? तो वो विज्ञानवादी होते हैं। कौन है? विज्ञानवादी, यानी कि जो विज्ञान उपासक होते हैं वो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कवि की कविता किससे प्रस्फुट हुई है? तो सिंपल सी बात है, ये जो कविता आपने अभी पढ़ी, ये कविता किससे निकली है? तो जब कवि प्रकृति का साक्षात दर्शन करता है तब ही निकली है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन, कवि के संबंध में इनमें से सही तथ्य है। तो कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि प्रफुल्लित पुष्प का अध्ययन करता है। कवि के बारे में क्या सही है? कि प्रफुल्ल जो पुष्प है उसी का अध्ययन करने वाला मैं कवि हूं। ओके, 8वां क्वेश्चन, ये जो आपने गद्यांश अभी अभी पढ़ा, इसका एक शीर्षक क्या हो सकता है आपके हिसाब से? क्या इसका शीर्षक ये हो सकता है कि कवि की सोच और वैज्ञानिकता, वैज्ञानिक उन्नति और काव्य जगत, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अतुलनीय, या फिर प्रकृति के उपासक कवि और वैज्ञानिक? ओके, तो आप समझ गए कौन सा हो जाएगा? प्रकृति के उपासक कवि और वैज्ञानिक दोनों ही है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहा गया है? प्रकृति का मानवीकरण दर्शाता है। अर्थात आपने शायद 12th में चैप्टर 1 है जियोग्राफी का, आपने उसमें पढ़ा होगा कि प्रकृति का मानवीकरण क्या होता है। प्रकृति का मानवीकरण से यहाँ पे मतलब ये है कि जब कवि अपनी कल्पना से, अपने भाव से जब कविता को रचता है, उसमें वो प्रकृति को मानव के रूप में समझता है, तब वो है प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, लहलहाते पौधों का चित्रण ना कर झूमते बच्चे का चित्रण करना, ये कवि ने ऐसा क्यों किया है या फिर ये क्या दर्शाता है? तो यहाँ पे ये क्या दर्शाता है? ये प्रकृति के तत्वों को मानव माना है, इसलिए उसने पौधों को झूमते हुए बच्चे का चित्रण किया है। अर्थात पौधे को उसने, प्रकृति का जो तत्व है पौधा, उसे मानव मान लिया है ना। तो ये चीज थी आपकी, ठीक है बच्चों। देखिए वॉइस में थोड़ा चेंज हो सकता है, डाउन हो, क्योंकि ये वीडियो मैं रात में तकरीबन 3 से 4 बजे के आसपास बना रहा हूँ, ठीक है। बट अब एक नया माइक मंगा लिया है तो साउंड की अब दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो ये आपका पहला वाला क्वेश्चन था जो कि हमने सिंपल सी बात अच्छे से कंप्लीट कर ही लिया है। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन हमारा पद्यांश है जो कि 8 नंबर के हमसे इससे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे देखो ध्यान से पढ़ो, ये थोड़ी सी कविता थोड़ी सी नहीं काफी बड़ी है। ये कविता बेसिकली सेंटेंस वाइज से डिवाइडेड है, इसको पढ़ते हैं। एक फाइल ने दूसरी फाइल से कहा, बहन लगता है साहब हमें छोड़कर जा रहे हैं, इसीलिए तो सारा काम जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं। मैं बार बार सामने जाती हूँ, रोती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, करती हूँ विनती बार बार, साहब जी इधर भी देख लो एक बार। पर साहब साहब है कि कभी मुझे नीचे पटक देते हैं, कभी पीछे सरका देते हैं,
और कभी कभी तो फाइलों के ढेर तले दबा देते हैं। अधिकारी बार बार अंदर झांक जाता है, डरते डरते पूछ जाता है, साहब कहाँ गए हैं, हस्ताक्षर हो गए? के बाद दूसरी फाइल ने उसे प्यार से समझाया, जीवन का नया फलसफा सिखाया है। बहन हम यूं ही बहन हम यूं ही रोते हैं, बेकार झिगड़ते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, हस्ताक्षर कहाँ रुकते हैं, हो ही जाते हैं। पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती, और कुछ आवाजें सुनाई नहीं देती। जैसे फूल खिलते हैं और अपनी महक छोड़ जाते हैं, वैसे ही कुछ लोग कागज पर नहीं, दिल पर हस्ताक्षर छोड़ जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या मस्त कविता बोली है, एक नंबर की। बेसिकली यहाँ पे दो फाइलें जो हैं वो आपस में बात कर रही हैं, उनके अफसर जो हैं वो जा रहे हैं, है ना। अब एक फाइल दूसरी फाइल से क्या कहती है, दूसरी फाइल पहली फाइल से क्या समझा के कहती है, जीवन की क्या सच्चाई बताती है, वो बात यहाँ पे है। मुझे तो मजा आया ये पढ़ के, ठीक है। इसीलिए कविताएं पढ़ने में ना जो राग है वो आपको बहुत आनंद देता है। चलिए अब क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या कहा गया है, साहब जल्दी जल्दी काम क्यों निपटा रहे हैं? क्योंकि, अर्थात साहब जो वो जल्दी जल्दी काम क्यों निपटा रहे हैं? क्योंकि आज उसके साहब का क्या हो गया है, स्थानांतरण हो गया है, यानी कि दूसरे ऑफिस में उनको ट्रांसफर कर दिया गया, इसीलिए वो अपने काम को जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं। ओके, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि जो पहली वाली फाइल है वो क्यों रो रही है, वो क्यों गिड़गिड़ा रही है? क्यों? क्योंकि उस फाइल का उस अधिकारी के द्वारा अभी तक कार्य पूरा नहीं किया गया है, इसलिए उसको अपने कार्य के पूरा ना होने की वजह से पीड़ा पहुंच रही है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, जीवन के फलसफे के अनुसार किसी भी परिस्थिति में डैश होता है या नहीं करना चाहिए। तो जीवन के फलसफे के अनुसार किसी भी परिस्थिति में क्या नहीं करना चाहिए, विलाप नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो एक जो बात हर एक व्यक्ति को मोटिवेट करती है मेरे हिसाब से और मुझे भी, वो ये कि जीवन मात्र एक क्षण का है, और इस एक क्षण में भी अगर आप दुखी रहते हो तो क्या फायदा है उसका, फिर तो जीवन आपका ना होते हुए भी अजीवन है ना। इसीलिए जिंदगी है आपके पास, खुशी से रहो, हमेशा सकारात्मक सोचो। हमेशा जो भी चीज होती है वो निर्धारित है, वो आपके साथ में होनी ही है। तो आप उसे ये सोचो कि ये ईश्वर की मर्जी है, भगवान की मर्जी है, जैसा हो रहा है सब अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, है ना। तो इसलिए जीवन के फलसफे के अनुसार किसी परिस्थिति में हमें विलाप नहीं करना चाहिए। ओके, उसके बाद चौथा क्वेश्चन, कविता के अनुसार जो कार्य दिखाई नहीं देते, जो कार्य सुनाई नहीं देते, वो क्या होते हैं, वो मतलब वो क्या करते हैं, वो लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। अर्थात जो कार्य दिखाई या सुनाई नहीं देते वो लोगों पे अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। ठीक है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, दूसरी फाइल ने, अब देखिए चार क्वेश्चन दूसरी फाइल के बारे में आ जाएंगे और कुछ कविता के बारे में। तो दूसरी फाइल ने पहली फाइल से क्या कहा या फिर उसे क्या समझाया, तो उसने ये कहा कि कार्य कैसा भी हो वो समय के अनुसार हो ही जाता है, यानी कि हस्ताक्षर कैसे भी हो वो समय के अनुसार हो ही जाते हैं। जीवन के क्षण में रोना बहुत गलत बात है। ठीक है। छठा क्वेश्चन, कविता का संदेश क्या है, तो कविता का संदेश ये है कि लोग जो हैं वो जल्दी कार्य करने वाले अधिकारी से ज्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे अभी एक व्यक्ति आया था ना और कविता में कि अंदर पूछने के लिए कि वो फाइल पे साइन हो गए थे क्या, ऐसा कुछ, है ना। तो कविता का संदेश क्या है कि लोग जो है ना वो ऐसे व्यक्ति ऐसे अधिकारी को ज्यादा पसंद करते हैं जो अपने काम को, उनके काम को जल्दी करता हो। ठीक है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन देखिए क्या है, सॉरी सातवां, इनमें व्यंग्य का भाव छुपा हुआ है, यानी कि इन कविता में कुछ लाइन है जिसमें व्यंग्य का भाव छुपा हुआ है। तो क्या है व्यंग्य का भाव, कि साहब हमें छोड़ के जा रहे हैं नहीं, अपनी महक छोड़ जाते नहीं, दिल पे हस्ताक्षर नहीं, बल्कि व्यंग्य ये है कि हस्ताक्षर कहाँ रुकते हैं, वो ही जा जाते हैं। अर्थात किसी एक अधिकारी के जाने से क्या उस फाइल का सारा काम रुक जाता है, नहीं। जब नया अधिकारी आएगा तो वो हस्ताक्षर करेगा, वो फाइल आगे बढ़ेगी। तो ये व्यंग्य है। उसके बाद आठवां, उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, हृदय स्पर्श, जीवन दर्शन, भाग्य व कर्म, नहीं, बल्कि जीवन का सार, यही हमें इस कविता ने सिखाया है। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका इसके बारे में, जो कि आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
ओके ओके। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की। और बेसिकली अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन थर्ड, ठीक है, फिर क्वेश्चन फोर, फिर क्वेश्चन फाइव एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स। ये आपके जो चारों के चारों क्वेश्चन हैं, ये अव्यक्त माध्यम, अंतराल इनसे संबंधित क्वेश्चन है। और इन चारों से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, आप सभी बच्चे भी उन एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर मेरे द्वारा आंसर बताए जाने से पहले जरूर गेस करना कि इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है, और फिर मैच करना कि जो मैंने आंसर बताया उससे मैच खाता है या नहीं। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो बेसिकली हमारा तीसरा वाला है, ये अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित रहेगा, टोटल 5 नंबर का। ओके, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि इंटरनेट पर जब भी किसी भी समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है या फिर खबरों का आदान प्रदान किया जाता है, तब हम इसे क्या बोलते हैं, तब हम इसे इंटरनेट पत्रकारिता बोलते हैं। तो एक एमसीक्यू तो आपका ये कंप्लीट हो गया कि जब हम इंटरनेट पे समाचार पत्र का प्रकाशन करते हैं, खबरों का आदान प्रदान करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, इंटरनेट पत्रकारिता बोलते हैं। अब बताना हमें ये है कि इस इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा वाला नाम क्या है। क्या ये पत्रकारीय लेखन है, क्या ये नेट पत्रकारिता है, या फिर वेब पत्रकारिता। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि, या फिर उन्हें यही लगेगा कि जब इंटरनेट पे पत्रकारिता हो रही है तो सिंपल सी बात है कि नेट पत्रकारिता होगा, है ना। बट ऐसा नहीं है, इसे हम क्या बोलते हैं, वेब पत्रकारिता। ऑप्शन गा वाला आपका राइट है। ओके, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, इसमें आपका एक 3 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट होगा। कैसे, रेडियो माध्यम की खूबी नहीं है, अर्थात इसमें से आपको 3 खूबियां रेडियो माध्यम की मिलेंगी। ठीक है, तो रेडियो माध्यम की सबसे पहली खूबी क्या दर्शाती है कि यह एक रेखीय माध्यम की तरह पीछे नहीं लौट सकता। ठीक है, दूसरा, रेडियो माध्यम जो है ये ध्वनि, स्वर, शब्द और संगीत इसके माध्यम से क्या करता है, हमारा मनोरंजन और ज्ञानवर्धन करता है, ज्ञान को बढ़ाता है। तीसरा, रेडियो में सुनने की उन्मुक्तता होती है, यानी कि स्वतंत्रता होती है। जैसे आपने रेडियो बजा के रख दिया, जिसके पास तक उसकी आवाज़ जा रही है वो उसे सुन सकता है। घा क्या है कि जो अनपढ़ और पढ़े लिखे लोग हैं दोनों ही इसका आनंद ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कहना कि रेडियो माध्यम जो है ये एक रेखीय माध्यम की तरह पीछे नहीं लौट सकते, यानी कि लिनियर माध्यम की तरह, तो ये गलत है। ओके, अब ध्यान से समझो। अब पेपर में आपसे रेडियो माध्यम की खूबियां पूछी जाएं तो ये 3 तो आप लिख ही देंगे, और एक और लिख देना कि यह रेखीय माध्यम है। ओके, ये चीज थी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। थर्ड में देखिए क्या कहा गया है कि समाचार पत्र में जो संपादकीय पृष्ठ होता है इसके सामने कौन सा पृष्ठ होता है, झरोखा वाला, ऑप एड, कार्टून कोना, या फिर ये सारे के सारे होते हैं। तो सारे तो हो ही नहीं सकते, झरोखा थोड़ा अलग है, कार्टून कोना तो कार्टून कोना एकदम कोने में होता है छोटा सा। इसके सामने कौन सा होता है, ऑप एड। ठीक है, आपका जो खा वाला है ये वाला ऑप्शन राइट होगा। ओके बच्चों, चलिए अब ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है इसमें कुछ कथनों पर विचार करना है। और कैसे कथन, विशेष लेखन के हर एक क्षेत्र में कुछ तकनीकी जो शब्द है ये उपयोग किए जाते हैं। जैसे कि जब हम अपने कारोबार या फिर व्यापार के बारे में विशेष लेखन करते हैं तो हम इसमें तेजड़िए, मंदड़िए या फिर सोना उछला, कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। जब हम पर्यावरण या फिर मौसम की बात करते हैं तो आर्द्रता, टॉक्सिक, कचरा, ग्लोबल वार्मिंग, इसका इन शब्दों का उपयोग करते हैं। जब हम खेल की बात करते हैं तो हम बोलते हैं जर्मनी ने घुटने टेके, ऑस्ट्रेलिया के पांव उखड़ गए, भारत ने पाकिस्तान को धो डाला मैच में, ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका को हरा डाला। ऐसे जब हम शब्द उपयोग करते हैं तो ये खेल किया जाते हैं, है ना। तो विशेष लेखन के हर एक क्षेत्र में, फिर चाहे वो कारोबार हो, व्यापार हो, पर्यावरण हो, मौसम हो या खेल हो, इसके बारे में ये सारे राइट है। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या कि जो घा वाला हमारा ऑप्शन है ये एकदम राइट है। लेकिन 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 अब ध्यान से सुनो, अगर पेपर में एमसीक्यूज थोड़े अलग से आ जाए, आपसे यही पूछा जाए कि पर्यावरण और मौसम से संबंधित इन 4 ऑप्शन में से चुनिए कौन सा सही नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए सही कौन सा है। तो पर्यावरण में आर्द्रता, टॉक्सिक कचरा, ग्लोबल वार्मिंग ये होता है। कारोबार व्यापार के बारे में चुनिए कि इन 4 में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये 3 दे दिए जाएंगे, एक और होगा तो उसे याद रखना कि इन तीनों के अलावा कोई हो तो वो ऐड नहीं हो। ठीक है, एक 5वां क्वेश्चन और है बच्चों कि कौन से ककार विवरणात्मक और व्याख्यात्मक विश्लेषण पहलू पर जोर देते हैं। जैसे कि आपने किसी घटना को अंजाम दिया या किसी ने किसी घटना को अंजाम दिया, तो ऐसे कौन से वो 6
कब, क्या, कौन, कहाँ, क्यों, कैसे हैं, जो किसी भी घटना को वर्णन करते हैं, उसकी व्याख्या और विश्लेषण करते हैं। तो क्यों और कब बहुत छोटा पॉइंट हो जाएगा, कैसे और कहाँ बहुत छोटा पॉइंट हो जाएगा, लेकिन क्यों किया गया और कैसे किया गया ये थोड़ा बड़ा पॉइंट हो जाता है। ठीक है, ये तो मैंने गांधी जी का चश्मा बना दिया यहाँ पे। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका, तो अब आप समझ गए अच्छे तरीके से। तो अव्यक्त माध्यम के बारे में ही हो गया आपका। अब बारी आती है हमारे अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अब जो है हमारा पाठ्य पुस्तक अंतर्भाग 2 से रहेगा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि काव्यांश है, जिसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर इससे संबंधित 5 MCQs को हमें देना है। चलिए क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। मुझ भाग्यहीन ती तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपाल, यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो मैं भ्रष्ट शीत के शद्दल, कन्ये कन्ये गत कर मौका अर्पण कर करता मैं तेरा दर्पण। यानी कि निराला जी अपनी पुत्री जो सरोज है उसको ये कहते हुए कि मैं भाग्यहीन हूँ कि मेरे पास तो जैसी पुत्री थी, ठीक है, अब वो नहीं रही, मेरे जीवन में हमेशा दुख ही दुख रहा है, और अब मैं इस जीवन से थक चुका हूँ, अपने कर्मों को कर करके थक चुका हूँ, मैं तेरा तर्पण करता हूँ, ये कहा है। आ जाइए एमसीक्यूज देखते हैं। तो सरोज जो ये कविता है, सरोज स्मृति, ये कविता जो है निराला जी ने कब लिखी थी। क्या पुत्री की मृत्यु से पहले लिखी थी, पत्नी की शादी के वक्त, पुत्री की मृत्यु के बाद, या फिर पुत्री के बचपन में। अब आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता है, तो सारे के सारे बच्चे अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, सारे के सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। एक काम करता हूँ, बच्चे शायद डिस्टर्ब हो जाए, चलिए बता देता हूँ। देखिए ये जो सरोज स्मृति कविता है बच्चों, ये कवि ने लिखी थी पुत्री की मृत्यु के बाद में। ठीक है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है सरोज की, तब कवि लिखते हैं इसके बारे में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है कि सरोज का जो पालन पोषण है ये कहाँ पे हुआ था। तो सभी को पता है उसकी माता के घर पे, यानी कि माता के मायके में, यानी कि ननिहाल में हुआ था। ठीक है, उसके बाद कविता में अभी अभी हमने ये जो संबल शब्द पढ़ा है, ये संबल शब्द का अर्थ क्या है। तो संबल शब्द का अर्थ होता है मुझ भाग्यहीन सी तू संबल। ठीक है, अभी आपने एक जो ऊपर लाइन पढ़ी है ना, ये रहा, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, यानी कि मुझ जैसे अभागी की केवल तू ही तो सहारा थी, युगवाद जब हुई विकल, अब तू भी चली गई है ना। तो यही बात कही गई है, यानी कि संबल शब्द का क्या अर्थ है, सहारा। ओके, देखिए मेरा जितना एफर्ट हो सकता है आपको अच्छे से समझाने का, वो सारे लगा के समझूंगा, बट आपका कॉन्सेप्ट ये कि आप समझो उसको। चौथा क्वेश्चन, सरोज की शादी अनोखी क्यों थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि सरोज की शादी जो थी, सबसे पहला कारण बहुत ही सादगी में हुई थी, दूसरा माता नहीं थी उसकी शादी में, और तीसरा अन्य लोगों की तरह, अन्य लोगों की शादियों की तरह यहाँ पे भीड़ का तांता नहीं लगा था। ठीक है, तो ये तीनों बातें ही सही हैं। तो सरोज की शादी में के बारे में क्या बोलेंगे कि उपरोक्त सभी राइट है। उसके बाद कवि के जीवन में दुख ही दुख क्यों है भाई, क्यों भाई कवि के जीवन में दुख पीड़ा क्यों है हमेशा, क्योंकि उसकी पहले पत्नी की मृत्यु हो गई, फिर उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई, अर्थात उसकी जो स्वजन है उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए केवल पत्नी और केवल पुत्री कह देना गलत है, जबकि उसकी पुत्री और पत्नी दोनों की मृत्यु हो चुकी थी, है ना। इसीलिए तीसरा वाला राइट है। ओके बच्चों, तो आपका ये वाला पांचवा वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन, मतलब चौथा भी कंप्लीट हुआ, अब पांचवे की बात करेंगे। ये गद्यांश दिया गया है, ठीक है, चैप्टर से संबंधित, और 5 MCQs है। आ जाइए पढ़ते हैं। गद्यांश है बच्चों, धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य ना करे, जो कहा जाए वही कान डालकर सुन ले। इस सत्ययुगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत तालियां पिटवा कर दिया जाता है। घड़ी समय बतलाती है, किसी घड़ी को देखना जानने वाले से समय पूछ लो और काम चलाओ। यदि अधिक करो तो घड़ी देखना स्वयं ही सीख लो, किंतु तुम ये चाहते हो तो कि तुम घड़ी को खोल कर उसके पुर्जे गिन लो, उन्हें खोल कर तुम वापस से जमा दो, साफ कर लो, ये तुमसे ना हो पाएगा, तुम इसके अधिकारी भी नहीं हो। ये तो वेद शास्त्र के धर्माचार्यों का ही काम है, ठीक है, कि वह घड़ी के पुर्जे जाने, तुम्हें इससे क्या, है ना। बेसिकली धर्म के बारे में जो घड़ी का दृष्टांत है ये दिया गया है। ओके, अब क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन ये है बच्चों कि प्रस्तुत जो पद्यांश है ये किस विधा में रचित है। तो प्रस्तुत पद्यांश क्या ये कहानी है, क्या ये संस्मरण है, रित उपज है, या फिर लघु निबंध है। तो ये बेसिकली लघु निबंध है जिसका नाम है घड़ी के पूज्य। ठीक है, यहाँ पे जो घड़ी है बच्चों ये किसका प्रतीकात्मक शब्द है। तो घड़ी किसका है, ये धर्म का प्रतीक है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, घड़ी देखने में व्यवधान कैसे उत्पन्न हो जाता है, अर्थात या फिर किया जाता है। अर्थात जब आप घड़ी देख रहे होते हैं तो आपके उस घड़ी देखने के उस कार्य में व्यवधान, बाधा, समस्या, रोक कैसे लगाए जा सकते हैं, कैसे उत्पन्न होता है। तो ऐसे होता है कि जन्म व कर्म के आधार पर मनुष्य को ज्ञानार्जन योग्य समझना। जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा है 4 वर्ण है, ठीक है, उसी प्रकार से घड़ी देखना यानी कि धर्म के रहस्य को जानना जन्म और कर्म के आधार पे होता है। ठीक है, उसके बाद में चौथा क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश के रचयिता कौन है। तो वो जो चारों के चारों जो लघु कथाएं लिखी हैं वो किसने लिखी हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। दृष्टांत का क्या अर्थ है, जो ये शब्द है दृष्टांत, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ होता है बच्चों उदाहरण। क्या है, उदाहरण। दृष्टांत का मतलब क्या होता है, उदाहरण। ओके, तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, पांचवा वाला। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 से संबंधित। ओके, क्वेश्चन 6 में हमारे एक एक नंबर के 7 क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति कह रहा हूँ, अंतराल भाग 2 से। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि सूरदास की झोपड़ी में, ये जो पाठ है इसमें सूरदास को प्रमुख जो दुख है वो किस बात का था। प्रमुख दुख था बच्चों पोटली में रखे पैसों का। क्यों, क्योंकि उसकी बहुत सारी अभिलाषाएं थी जिसे उसे पूरा करना था, जैसे कि मिठुआ का ब्याह कराना, ठीक है, गांवों के लिए कि गांव वालों के लिए कुआं खुदवाना, पितरों का पिंडदान करना। अब जब पैसे ही जल गए, ठीक है, पैसे झोपड़ी में जल गए, तो उसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि अब उसकी अभिलाषा पूरी नहीं हो पाएंगी, उसकी जमा पूंजी थी इसीलिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक कथन है बेसिकली कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा ठंडा कैसे होता। ये कथन सूरदास की झोपड़ी में किसने कहा है। ये कथन बेसिकली किसने कहा बच्चों, ये कथन कहा है नायक राम। किसने, नायक राम। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, लेखक विश्वनाथ के अनुसार इस सांप के काटने से व्यक्ति हीन हीना कर मरता है। यानी कि लेखक विश्वनाथ ने यह बताया कि ऐसा एक सांप है, अगर वो व्यक्ति को काट ले तो वो व्यक्ति ना हीन हिना के मरता है। तो वो कौन सा है, उसका नाम है बच्चों ढोंढा। क्या नाम है, ढोंढा। क्वेश्चन 4, आपको बहुत सारी बातें एक बार में पता चलेंगी। वर्तमान युग में औद्योगिक विकास के नाम पे नदियां गंदे नाले में बदलती जा रही हैं। बिल्कुल राइट है। लोगों के द्वारा कूड़ा करकट और फैक्ट्री से निकलने वाला जो रासायनिक पदार्थ है ये नदियों में बहाया जा रहा है, जिससे नदियां प्रदूषित हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है। इन सभी कारणों से नदियां सड़े नाले में बदलती जा रही हैं। क्षिप्रा, चंबल, नर्मदा, चोरल आदि इन सभी नदियों के विकास को आज की इस उजाड़ू सभ्यता ने नालों में बदल दिया। तो नदियों के सड़े नालों में बदलना, गंदे नालों के रूप में बदलना, ये सारी बातें यहाँ पे बिल्कुल सही। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन है ये एकदम राइट है। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है बच्चों कि सैलानी किसे कहते हैं। ठीक है, तो सैलानी कौन होते हैं, सैलानी वो होते हैं जो पर्यटन करने के लिए आते हैं। ठीक है, जो पर्यटन करने वाले होते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 6 है बेसिकली, अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता में इस पार्ट में रास्ते में शिप्रा मिली। यह शिप्रा कौन है, अर्थात कविता में जब ये शिप्रा मिली लेखक को तो ये शिप्रा नाम किसके लिए उपयोग किया गया है। तो अभी अभी जस्ट अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया, ठीक है, तो शिप्रा, शिप्रा क्या है यहाँ पे, शिप्रा यहाँ पे एक नदी है ना। तो शिप्रा क्या है बच्चों, शिप्रा जो है वो एक नदी है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन, लेखक प्रवास जोशी ने विशाल राक्षसी बांध किस नाम पर देखा था। तो ये जो बांध है बेसिकली उन्होंने किस पे देखा था, नर्मदा नदी पे। किस पे, नर्मदा नदी पे। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। ओके, ये रहा देखो, इस पेपर का हमारा अगला सेक्शन है खंड बा यानी कि वर्णात्मक प्रश्न का। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो अराउंड आपकी 35 से लेके 40 मिनट तक की बनेगी, पूरी देखना, बहुत अच्छे से आपको समझा दिया जाएगा। ओके, चलिए देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आपको कोई 3 शीर्षक दिए गए हैं
जिसमें से किसी भी एक टॉपिक पे 120 शब्दों में आपको रचनात्मक लेख लिखना है 5 नंबर का। और मैं लिटरली बताता हूँ बच्चों, रचनात्मक लेखन के आपके जो 5 नंबर हैं, इसमें से 4 नंबर तो आपके बिल्कुल ही फ्री हैं और 1 नंबर जो है वो आपके वर्ड के सिलेक्शन पे देखा जाता है। ठीक है, कि आपने जो शब्द यूज़ किए हैं, क्या वो 12वीं के लेवल के बच्चे के हैं या फिर एक छठी या 9वीं के बच्चे के लेवल के हैं। ठीक है, तो देखो पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि मेरे सबसे पहला जो पेपर था, पेपर नंबर 1, उसमें आपको मैंने बताया था मेरे जीवन के सबसे यादगार पल। पेपर नंबर 2 में आपको मेरे प्रिय लेखक और कवि के बारे में, यानी कि मैंने महादेवी वर्मा जी के बारे में बताया था। अब ये तीसरे पेपर में आपको मैं समाज में विज्ञान और धरोहर का महत्व बताऊंगा। ठीक है, ऐसे ही 10 पेपर में आपके 10 जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो वैसे तो मैं चाहता तो आपको इसको बोल सकता था कि आप भी पढ़ लेना है इसको, आगे चलते हैं, बट नहीं, आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो टॉपिक क्या है हमारा? समाज में विज्ञान और धरोहर का महत्व। देखिए, समाज में विज्ञान और धरोहर दोनों का बहुत महत्व है। विज्ञान हमें प्रगति करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। धरोहर जो है वो हमें अपने इतिहास को हमारी संस्कृति से जुड़ने में मदद करती है। ठीक है, साइंस हमें आगे तो ले जा सकती है, सफल तो बना सकती है, वहीं धरोहर हमें अपने इतिहास से, अपने रीति रिवाजों से, संस्कृति से जुड़ने का मौका देती है। विज्ञान की भूमिका क्या है? तो विज्ञान ना हमारे जीवन में, विज्ञान जो है, विज्ञान ने हमारे जीवन में कई तरीके से हमारे जीवन को बेहतर बनाया है। विज्ञान ने हमें चिकित्सा के माध्यम से, कृषि, शिक्षा, परिवहन आदि के माध्यम से प्रगति की है, लोगों के विकास में सहायता दी है। विज्ञान ने हमें जीवन को आसान और सुविधाजनक बना दिया है। विज्ञान ने हमारे क्षेत्रों को प्रगति करने में बहुत ज़्यादा मदद की है, जैसे कि इनमें। उसके बाद, अरे कहाँ चला गया? इतनी जल्दी नहीं, अभी तो और टाइम है। देखो, धरोहर की क्या भूमिका है? तो धरोहर ने हमें अपने इतिहास, अपने संस्कृति से जुड़ने में मदद की है। यह हमें हमारे पूर्वजों की उपलब्धियां, विरासत से परिचित करवाती है। धरोहर हमारे लिए कई रूप में महत्व है। इतिहास, संस्कृति की पहचान, ठीक है, पूर्वजों के जीवन आदर्शों से परिचित कराना, अपने देश और समाज के प्रति सम्मान, जिम्मेदारी की भावना को विकसित करना। विज्ञान और धरोहर दोनों ही समाज के लिए अति आवश्यक हैं, है ना? ये दोबारा रिपीट हो गई, बेसिकली बस इतना ही था। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल मैंने लिख दिया सेंटेंस को रिपीटेशन टाइप में, ठीक है, लेकिन पता है क्या है, जब आपको टॉपिक समझ में ना आए ना, तो आप ये मेरा जो तरीका है, जिस तरीके से देखो, कॉन्सेप्ट मेरा यही है कि मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स भी दूं जिससे आप अच्छे से कर पाओ। अब जैसे आपने एक थोड़ा नोटिस किया होगा इस बात को कि मैंने एक ये वाला शब्द, ठीक है, और एक ये वाला जो सेंटेंस है, इसको कम से कम 2 से 3 बार यूज किया है। तो आप भी यूज करो, ठीक है, लेकिन करना कब है ऐसा आपको तब करना है जब आपको दिए हुए टॉपिक के बारे में ज्यादा जानकारी ना हो। ठीक है, इसीलिए तो इस पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन को बताने का मकसद यही है कि आपको भी ये पता चले कि आप कैसे अच्छे नंबर और ला सकते हो। ठीक है ना, ये चीज थी। चलिए, अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की। यहाँ पे 3 नंबर के हमारे 2 क्वेश्चन है, तीन मतलब है तो 3, 2 का आंसर करना। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? विभिन्न जनसंचार माध्यमों में ये जो प्रिंट माध्यम है, इसकी खूबियां और खामियां बताइए। देखिए, प्रिंट माध्यम की खूबियां अलग से 3 नंबर में आ सकती हैं, खामियां अलग से 3 नंबर में आ सकती हैं। ओके, चलिए, सबसे पहले प्रिंट माध्यम की हम खूबियों की बात करते हैं कि इसकी खूबियां क्या क्या होती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों, कि प्रिंट माध्यम में जो लिखे हुए शब्द है वो स्थायी होते हैं। ठीक है, इन लिखे हुए शब्दों को हम एक बार अगर नहीं समझ पाते हैं तो हम कई बार समझ लेते हैं, पढ़ के समझ लेते हैं, उनका चिंतन मनन करके संतुष्ट हो सकते हैं। जैसे कि आप किताब पढ़ रहे हो, ठीक है, कविता पढ़ रहे हो, कविता में कोई शब्द आ गया, आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस पूरी लाइन को दोबारा पढ़ सकते हैं, उसको और अच्छे से समझ सकते हैं, है ना? यही चीज है। जब भी कोई जटिल शब्द आ जाता है तो आप शब्दकोश का उपयोग कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश में कोई शब्द आ गया, आपको उसका मीनिंग नहीं पता है, तो इंग्लिश के डिक्शनरी निकाली आपने, जो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था, आपने उसका आंसर देख लिया, समझ गए अच्छे तरीके से, है ना? यही चीज़ थी। किसी भी खबर को अपनी रुचि के अनुसार पहले भी पढ़ सकते हैं और बाद में पढ़ सकते हैं। जैसे किसी को एक ये न्यूज़पेपर दिया जाए, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट है कि वो बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़पेपर पढ़ना चाहता है, ठीक है, और बिजनेस वाले न्यूज़ है चौथे पेज पे, तो वो सीधा चौथे पेज को पढ़ेगा। फिर चाहे तो वो खेल वाली न्यूज़ को छठे पेज पे पढ़ सकता है, डिपेंड करता है उसकी रुचि के अनुसार, है ना? ये चीज़ है। किसी भी सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, जैसे कि किसी धर्म के ग्रंथ हैं तो वो लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। ओके, इस लेखन के लिए भाषा,
व्याकरण, शैली, वर्तनी, समय सीमा, आवंटित स्थान, अशुद्धि, इन सभी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है प्रिंट माध्यम में। ओके, तो ये है इसकी खूबियाँ। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो जितनी इसकी खूबियाँ हैं उतनी ही इसकी कुछ खामियाँ भी हैं। तो सबसे पहली खामी क्या है बच्चों इसकी? सबसे पहली खामी ये है कि जो लोग अनपढ़ हैं, यानी कि जो अशिक्षित हैं, निरक्षर हैं, उनके लिए ये अनुपयोगी है, उनके लिए अच्छा नहीं है। टीवी और रेडियो की भांति मुद्रित माध्यम तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी नहीं देता। जैसे टीवी होती है, रेडियो होता है, तो उससे लाइव कवरेज जो है ऑडियो के रूप में और टीवी में वीडियो के रूप में, ऑडियो दोनों के साथ में प्रोवाइड किया जा सकता है, जैसे मैच खेला जाता है। लेकिन उस मैच का रिजल्ट क्या रहा वो आपको अगले दिन पता चलेगा, है ना। यह निश्चित अवधि अर्थात 24 घंटे में एक बार, सप्ताह में एक बार, या फिर मास में 1 महीने में एक बार प्रकाशित होता है। कुछ मैगजीन्स वगैरह होती हैं, है ना। प्रकाशन के लिए एक डेडलाइन होती है, जिसे प्रकाशन, अच्छा, एक एमसीक्यू आपका बन सकता है यहाँ पे, क्या? इस समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए एक निश्चित समय सीमा होती है, जिसे क्या बोलते हैं? डेडलाइन बोलते हैं। ठीक है, तो काम करने की एक निश्चित सीमा होती है। उसके बाद खबर की क्या महत्वता है, कितनी इंपॉर्टेंस है, उसके हिसाब से उसको स्थान मिलता है। मुद्रित माध्यम में एक बार अशुद्धि हो गई तो छपने के बाद दूर नहीं किया जा सकता है। जैसे कोई किताब है वो छप गई, या फिर समाचार पत्र छप गया और वो बट गया, तो उसको दोबारा सही नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब जैसे 10,000 20,000 प्रांतीय छप गई, तो क्या उसमें से शब्द को हटाया जा सकता है? नहीं हटाया जा सकता। तो ये भी इसकी कमी है ना। तो हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू इसका ये भी है। ओके, अब इसका दूसरा क्वेश्चन, अखबार की आवाज किसे माना जाता है, उसके दायित्व और संपादक के नाम पत्र का उल्लेख कीजिए। अरे रे, 3-3 क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं। देखो, अखबार की आवाज किसे माना जा सकता है, माना जाता है तो संपादकीय को। अब दायित्व क्या होता है? अखबार की आवाज संपादकीय को इसलिए माना जाता है क्योंकि संपादकीय जो लेखन है वो किसी एक व्यक्ति के लेख या एक व्यक्ति के विचार नहीं होते। संपादकीय का जो दायित्व है वो समाचार पत्र के संपादक पर और उसके सहयोगियों पर होता है। इसीलिए इसके नीचे किसी का इस नाम नहीं होता है, क्योंकि किसी व्यक्ति का तो होता नहीं है। तो इसलिए जब हम बाय करके लिखते हैं ना कि बाय दिस वन दिस पर्सन, तो ऐसा इसके नीचे नहीं लिखा होता है, क्योंकि ये संपादकीय जो है और उसके सहयोगी उनके द्वारा किया जाता है। संपादकीय के जरिए अखबार किसी भी घटना या मुद्दे पर अपनी राय प्रकट करते हैं। एक तो होता है कि जो एक्चुअल में हुआ वो लिखते हैं, ठीक है, लेकिन जो संपादकीय पृष्ठ होता है इसके माध्यम से जो न्यूज़पेपर्स के रिपोर्टर्स हैं वो अपनी राय भी प्रकट करते हैं। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट आपका था कि संपादक के नाम पत्र। यह स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है। यह अखबार का एक स्थायी स्तंभ है जिसके जरिए पाठक जो है वो विभिन्न मुद्दों पर न सिर्फ अपनी राय प्रकट करता है अपितु जन समस्याओं को भी उठाता है। अर्थात ये जो संपादक के नाम पत्र है ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि किसी भी मुद्दे पर जब किसी भी व्यक्ति को अपनी राय प्रकट करनी होती है या फिर समस्या को उठाना होता है, तब वो संपादक के नाम पत्र के संबंध में ऐसा करता है। ठीक है, स्तंभ है बेसिकली। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी में नेट पत्रकारिता के विकास और इसके रास्ते की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो हिंदी में ये नेट पत्रकारिता विकसित हुई इसको समझना। और रे 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 रे, काफी बड़ा है सर जी, लेकिन यहाँ पे आपके 5-7 एमसीक्यू भी समझ में आएंगे। तो हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ शुरुआत हुई थी? वेब दुनिया के साथ में प्रारंभ हुई थी। इंदौर की नई दुनिया समूह से प्रारंभ हुआ था ये हिंदी नेट पत्रकारिता। ये हिंदी एक पोर्टल था। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रकारिता, नव भारत टाइम्स, प्रभात खबर, राष्ट्रीय सहारा, ये सभी जो है वो वेब संस्करण प्रारंभ हुए थे। ठीक है, प्रभा साक्षी नाम से प्रारंभ हुआ अखबार प्रिंट रूप में ना होकर केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। हिंदी वेब जगत में आज के अनेक साहित्यिक पत्रकारिता चल रही हैं। कुल मिलाकर हिंदी की वेब पत्रकारिता अभी अपने शैशव काल में है। ठीक है, अभी शुरुआत में विकसित हो रही है क्योंकि इंग्लिश ऑलरेडी डेवलप्ड है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास हिंदी फॉन्ट की सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, और हमारे पास में इसके लिए कोई बोर्ड भी नहीं है, कीबोर्ड नहीं है हिंदी फॉन्ट के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो देखा जाए तो शुरुआत में कुछ कुछ जरिए इसका विकास भी हुआ, लेकिन समस्या बहुत सारी है। ठीक है, समस्या क्या है? हमारे पास फॉन्ट नहीं है, ठीक है, बोर्ड नहीं है, कीबोर्ड नहीं है हमारे पास। ओके, अब एमसीक्यू आपके क्या क्या पूछे जाएंगे? तो सबसे पहला,
हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ प्रारंभ हुई? तो सबसे पहले है वेब दुनिया के साथ में। ठीक है, ऐसा कौन सा अखबार है जो कि पहले प्रिंट रूप में था, मतलब जो प्रिंट रूप में नहीं है बल्कि इंटरनेट पे भी उपलब्ध है, तो वो है प्रवासाक्षी। ठीक है, उसके बाद कुल मिलाकर हिंदी की जो वेब पत्रकारिता है वो अभी अपने किस काल में है? शैशव काल में। ठीक है, समस्या क्या है कि हमारे पास हिंदी फॉन्ट है या नहीं है? तो नहीं है। सबसे बड़ी समस्या, हमारे पास हिंदी का कोई कीबोर्ड नहीं है, ये बात। ओके, चलिए अब बात करते हैं हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 में पूछा गया बच्चों, देश काल और वातावरण का कहानी लेखन में किस प्रकार आवश्यक वर्णन है वो समझाइए। अर्थात जब हम कहानी लेखन करते हैं तो उसमें देश काल का और वातावरण का क्या इंपॉर्टेंट होता है? तो दोनों का ही एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, दोनों ही तत्व हैं इसके, और इसका कथानक यानी कि कहानी कहने वाले से सीधा संबंध होता है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब भी कहानीकार कहानी के कथानक का स्वरूप बना लेते हैं तो उसके पश्चात कथानक को देश काल और वातावरण के साथ जोड़ता है। अरे दे ध्यान से देखो, जब भी कोई स्टोरी टेलर है, ठीक है, वो ये डिसाइड कर लेता है कि जो कथानक रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, फिर उसके इन्वायरमेंट को ये वो डिसाइड करता है। ठीक है, जो कि कहानी को प्रमाणित और रोचक बनाने में आवश्यक होता है। कहानी लेखन में प्रत्येक घटना और प्रत्येक पात्र की समस्या का अपना अपना एक देशकाल और वातावरण होता है। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जैसे मान लेते हैं घटना जो है यहाँ पे मानते हैं कि प्रभु श्री राम और रावण के बीच का युद्ध है, तो वातावरण कैसा होगा? बहुत ही घमासान, बहुत ही युद्ध वाला रहेगा, है ना? तो वही चीज़ है। और मान लेते हैं कि यहाँ पे एक घटना है राम जी के राज्याभिषेक की, तो वातावरण कैसा रहेगा? हर्षोल्लास का, लोगों की भीड़ का, सुगंधित पुष्पों का, ऐसा रहेगा, है ना? तो घटना के हिसाब से देशकाल और वातावरण तय किया जाता है। कथानक की घटनाएं यदि देशकाल और वातावरण से मेल नहीं खाती हैं तो कहानी असफल हो जाती है। ठीक है, इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि कई बार साउथ की मूवीज या फिर बॉलीवुड की कोई सी मूवीज आती है धर्म पर बेस्ड या फिर किसी भगवान पर बेस्ड, तो वो जो है ना, कई बार क्या 99% फ्लॉप ही हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो भाव होते हैं, जो जिस सीन के हिसाब से जो इन्वायरमेंट होना चाहिए, जो फीलिंग होनी चाहिए, वो होती ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए किसी भी मूवी मेकर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि स्टोरी टेलर के लिए, कि उसको कथा उस परिवेश की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए एक देश काल का और वातावरण का कहानी में इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए कि समय के बंधन का नाटक में क्या महत्व होता है। तो समय के बंधन का भाई बहुत इंपॉर्टेंट है नाटक में। कैसे? देखिए, नाट्य विधा में समय के बंधन का एक अहम रोल होता है। जो भी नाटककार होता है वो समय के बंधन का अपने नाटक में विशेष रूप से ध्यान रखता है और इस बात पर नाटक की रचना करता है और उससे पूरा प्रभाव बनता है। देखिए, जो नाटककार होता है वो समय के बंधन पे पूरा पूरा ध्यान देता है। वो ये देखता है कि नाटक शुरू कैसे होगा और अंत कैसे होगा। ठीक है, नाटक के शुरू और अंत होने तक एक निश्चित समय सीमा के अंदर पूरा होना होता है। अब उस निश्चित समय सीमा के अंतर्गत शुरू कैसे होना है, मध्य कैसे पहुंचेगा, अंत कैसे होगा, किस समय में कितना संवाद होगा, किस समय में कितना वाद विवाद होगा, किस समय कितना प्रेम, कितना क्रोध क्या रहेगा, सब कुछ नाटककार पहले डिसाइड कर लेता है। इसीलिए नाटक को कभी भी धारावाहिक के रूप में नहीं दिखाया जा सकता है, क्योंकि नाटक जो है किसी भी भूतकालीन रचना को लें या किसी अन्य लेखक की रचना लें, चाहे वो भविष्य काल की ही की ना हो, वह दोनों परिस्थितियों में नाटक का जो मंचन है वो केवल वर्तमान में ही होगा, चाहे इतिहास की हो चाहे भविष्य की हो। ठीक है, जैसे प्रदूषण को लेकर कोई नाटक लिखा गया, ठीक है, तो भविष्य में नहीं बल्कि वो वर्तमान में ही चलेगा। इतिहास में महाराणा प्रताप के बारे में कोई अगर कहानी लिखी गई है, उनकी जो शौर्य गाथा है उसके बारे में अगर हमें कुछ करना है, तो उनकी शौर्य गाथा का जो मंचन है वो भी वर्तमान में ही होगा, है ना? इसीलिए नाटक विधा में समय का महत्व है जो कि वर्तमान में ही चलती है। ओके, चलिए, तो ये आपको समझ में आया क्या नाटक विधा में समय के बंधन का महत्व। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 नंबर के 3 क्वेश्चन है, हमें किन्हीं 2 का आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन, केदारनाथ सिंह का जो काव्य है बनारस, ये जो आपका काव्य बनारस है, इसकी मूल संवेदना लिखिए। तो बनारस की मूल संवेदना क्या है, ध्यान से समझिए। अब संवेदना की जगह एक शब्द यूज किया सकता है
बनारस कविता का प्रतिपाद लिखिए। तो प्रतिपाद और मूल संवेदना दोनों एक ही है। ओके, बनारस कविता में कवि जो केदारनाथ सिंह हैं, ठीक है, कवि केदारनाथ सिंह, इन्होंने बनारस के सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश का सजीव चित्रण किया है। इसमें केदारनाथ सिंह ने बनारस में लोगों की आस्था, उनकी श्रद्धा, विरक्ति, विश्वास, आश्चर्य और भक्ति का वर्णन किया है। ठीक है, केदारनाथ सिंह जी कहते हैं कि बनारस में मृत्यु जो है यहाँ किसी अंत के बोध से पैदा होने वाली हताश का कारण नहीं बनती, बल्कि जीवन को एक नए सिरे से जीने की सीढ़ी है। अर्थात कवि ने यहाँ पे ये कहा है कि जीवन, जब हम बनारस जाते हैं तो वहाँ पे एक घाट है, काशी घाट, ठीक है, तो वहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, जो शव होते हैं उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो उसको देखकर लोगों के अंदर एक नई आशा जागती है, अपने जीवन को नए सिरे से जीने की आशा जागती है। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है ये शरीर नश्वर है, इसे वापस से मिट्टी में ही मिल जाना है ना। इसलिए उन्होंने कविता में ना तो हवन कुंड में से धुआं उठना बंद होता है, ना ही चिंता अग्नि ठंडी होती है, ये कहा है। ओके, बनारस कविता का ये प्रतिपाद है। चलिए हाँ देखते हैं, तोड़ो कविता का आरंभ तोड़ो तोड़ो से हुआ है, लेकिन अंत हुआ है गोड़ो गोड़ो से। ऐसा क्यों है? तो कविता में कवि ने कविता की शुरुआत तोड़ो तोड़ो से की है और अंत गोड़ो गोड़ो से किया है। तो ऐसा क्यों किया है, आ जाइए समझते हैं। देखिए, कविता का आरंभ तोड़ो तोड़ो से और अंत गोड़ो गोड़ो से हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करने के पीछे कवि का विशेष उद्देश्य है। कैसे? क्योंकि तोड़ो तोड़ो तोड़ो, इससे कविता जब आरंभ हुई तो कवि ने कविता के शुरुआत में ही ये कह दिया कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो, हे मनुष्य, तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो बाधाएं हैं, जो नकारात्मकता है, जो खीज है, जो उबाऊपन है, जो आलस्य है, जो आपका ये जो ओवर थिंकिंग है, उसे तोड़ो और अपने जीवन के लिए प्रेरित हो जाओ। और अंत किया है गोड़ो गोड़ो से, अर्थात कवि कहता है कि हे मनुष्य, अपने मन के अंदर एक सृजन शक्ति लाओ, अपने बल को बढ़ाओ, आत्मविश्वास लाओ और प्रेरित होकर अपने काम को करो। कुल मिलाकर कवि मनुष्य जाति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को खत्म करके उसे प्राप्त करने का संदेश देता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है आपका। ओके, चलिए अब इसका हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो एक पंक्ति दी गई है, हमें इसका आशय स्पष्ट करना है। बहुत ही दिनानी को अवधि आस पास परे, घरे अरवनी भरे हैं उठ जानी को, चाहत चलन संदेशो लय सुजान। ठीक है, तो क्या आशय है? तो प्रस्तुत पंक्ति का आशय ये है कि कवि अपनी प्रेमिका के इंतजार में बहुत दिन का समय व्यतीत कर चुका है। तुम आओगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब तक इस दुनिया से वह विदा होने वाला है, फिर भी तुम उससे मिलने नहीं आई हो, वो ऐसा कहता है। यानी कि कवि स्वयं अपने आप से कहता है कि मैं दुनिया से विदा लेने वाला हूँ, फिर भी तुम इससे मिलने नहीं आई। भाव ये है कि कवि घनानंद को लग रहा था कि उसकी प्रेमिका जीवन के अंतिम क्षणों में मिलने अवश्य आएगी, परंतु वह नहीं आई और कवि अंतिम क्षणों में उसे बस देखना चाहता है, उसके प्राण उसी के दर्शन के लिए अटके हुए हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था आपका, समझ गए बढ़िया तरीके से। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। अब देखिए, बहुत से बच्चों की डिमांड थी सेप्ट सिंह व्याख्या की अलग एक सेपरेट वीडियो को लेके। तो सेपरेट वीडियो सेप्ट सिंह व्याख्या की ऑलरेडी बन चुकी है, अब बस उसे थोड़ा सा एडिट करना रह गया है, क्योंकि जब एडिट की हुई चीज़ आपके सामने आएगी तो अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, यहाँ पे समझिए, दो काव्यांश है, किसी एक का आंसर करना है। भूपति मरण प्रेमीपन पाकी, जननी कुमंती जब तू सबु साखी, देखई न जाहि विकल महतारी, जरहि दूसरी जरह पुर नारी, मही सकल अनरत कर मूला, सो सुनि समुझ सही सब सूला। सिंपल सी बात है, ये भरत राम के प्रेम से लिया गया है, जहां पर भरत जी अपने आप को कारण मानते हैं किसका? राम जी की वनवास जाने का, माताओं की विधवा होने का, अर्थात पिता दशरथ की मृत्यु का। सबका दुख, सबका जो मेन पॉइंट है वो अपने आप को ही मानते हैं कि ये मैं ही हूं, मेरी वजह से ऐसा हुआ। ओके, अथवा में इसी का एक और है कि राघव एक बार फिर आवो। ठीक है, दोनों उसी से ही हैं, तो आ जाइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले शुरुआत के 3 से 4 वर्ड, फिर एक अंडरलाइन डैश 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 और बाद के 3 से 4 वर्ड। संदर्भ में आप कवि और कविता का नाम बताएंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियां कक्षा 12 के हिंदी विषय की जो अंतरा का काव्य है
भरत राम का प्रेम इससे अवतरित है, जिसके कवि तुलसीदास जी हैं। प्रसंग में क्या कहा गया है? तो उपरोक्त पंक्तियों में भरत जी खुद को राम के वनगमन का कारण मानते हुए विचलित हो जाते हैं। उनकी मानसिक दशा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन तुलसीदास ने किया है। व्याख्या करते हैं। राम के वनगमन के पश्चात सब दुखी हैं। भरत माताओं और अयोध्या वासियों के दुख का मूल कारण स्वयं को मानते हुए कहते हैं कि इस दुनिया ने ये देखा है कि किस प्रकार माता की कुबुद्धि के कारण राम जी के वन जाने के पिता दशरथ की मृत्यु वो प्राप्त हो गए। राम माता तथा उनकी सभी माताएं राम के वियोग में दुखी हैं और उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। अयोध्या के नागरिक वृह अग्नि में जल रहे हैं और यह सब जो अनर्थ हुआ है, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और मेरी माता समान मेरी भाभी, मेरी माता सीता, इन सभी को मुनियों का वेश धारण करके नग्न पैर की अवस्था में वन जाना पड़ा, जिसके साक्षी स्वयं ईश्वर है। लेकिन फिर भी इतने दुखों के बाद भी मैं जिंदा हूं। भरत जी खुद को कठोर हृदय का बताते हुए कहते हैं कि निषाद राज का प्रेम देखकर भी मेरा हृदय नहीं पिघला। जिनको देखकर भयानक सांप और बिच्छू भी अपने विष को त्याग देते हैं, ऐसे हैं मेरे श्री राम। यहाँ भरत कहना चाहते हैं कि जो अच्छे लोगों के साथ भी बुरे कर्म करते हैं, ईश्वर उन्हें अवश्य दंड देता है। जैसा कि कैकेयी ने श्री राम के साथ में किया। कैकेयी श्री राम को अपना शत्रु मानने लगी थी और अपने बेटे को सत्ता दिलाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। उसका दंड उसी बेटे को श्री राम से अलग होकर मिला। जबकि ये जो 14 वर्ष का वनवास हुआ था, ये पहले से डिसाइड था। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताऊं। बेसिकली हुआ ये था कि जब श्री राम जी तकरीबन 4 से 5 वर्ष के रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने माता कैकेयी से कहा था, ठीक है, कि माता कैकेयी, जब आने वाले 20 से 22 साल में मेरा राज्य अभिषेक होगा, तो आपको कठोर हृदय का बनकर मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास लेना होगा, क्योंकि मुझे अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करना है। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसा करोगे तो पूरे इतिहास में, पूरे रामायण में, आने वाले काल में कोई भी माता कभी भी अपनी पुत्री का नाम कैकेयी कभी नहीं रखेगी। ठीक है, और माता कैकेयी ने माना। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था ये नारायण के अवतार हैं और प्रभु की कामना को कोई नहीं टाल सकता। ठीक है, तो ये चीज थी। ओके, तो आपको ये समझ में आ गई व्याख्या। अब आ जाइए बात करते हैं कि काव्यगत विशेषताओं की। तो इन पंक्तियों में भरत का राम के प्रति अनन्य प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण है। अभिधा शब्द का शक्ति का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग है। दोहा चौपाई है। संगीत है। ठीक है, ये पॉइंट है। अब जो दूसरा वाला आपका ऑप्शन है, आपकी जो काव्य है, राघव एक बार फिर वो इससे संबंधित, तो आ जाइए इसको भी पढ़ लीजिए। वैसे ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, आप यहां से चाहो तो पढ़ लो। ठीक है, शुरू के 3 वर्ड, आखिरी के 3 वर्ड, बीच में लाइन। काव्य कौन सा है? तो भरत राम के प्रेम से अवतरित है। ठीक है, और कवि हैं तुलसीदास जी। राम के वनगमन के पश्चात माता कौशल्या की घोड़ों की खराब स्थिति को देखकर राम जी को वापस बुलाने की जो स्थिति है उसका वर्णन किया जा रहा है। अब व्याख्या क्या है आप पढ़ लो, क्योंकि मैं पिछले पेपर में आपको करवा चुका हूं। ओके, अब बारी आती है हमारे अगले क्वेश्चन की। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें 2 नंबर के 3 दिए गए कि नहीं, 2 का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? लेखक का जो रुझान था, जो रुचि थी, वो साहित्य की ओर कैसे बढ़ती गई? तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। देखिए, शुक्ल जी की अभिरुचि हिंदी के नवीन एवं आधुनिक साहित्य के प्रति बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने पंडित केदारनाथ के पुस्तकालय से पुस्तकें लाकर पढ़ना आरंभ कर दिया था। लेखक जैसे जैसे बड़ा होता गया, वैसे वैसे हिंदी के नूतन साहित्य की ओर उसका और झुकाव बढ़ता गया। उस एक कारण ये भी है कि उसके घर में जीवन प्रेस की पुस्तकें आती थी, जिसे वो बड़े चाव से पढ़ता था। एक रीजन और है कि बचपन में उसके जो पिता थे, ठीक है, शुक्ल जी के जो पिता थे, वो उन्हें भारतेंदु जी के जो नाटक थे, ठीक है, वो या फिर मतलब किसी के नाटक थे, उसकी जो रचनाएं थी वो उन्हें पढ़ाया करते थे, तो उनकी रुचि और ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, तो बचपन की वजह से, पुस्तकों की पढ़ने की वजह से और जीवन प्रेस की पुस्तकें पढ़ने की वजह से ऐसा हुआ। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन दूसरा, जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने क्या संकल्प लिया
और इससे हरगोविंद की संवदिया की कौन सी जो विशेषता वो सामने आई। अर्थात जब बड़ी बहुरिया जो है अपने मायके संदेश पहुंचाने के लिए हरगोविंद को बुलाती है, संवदिया को बुलाती है कि ये संदेश बोल लेना, वो जाके वापस बोलता नहीं है और वापस आता है बड़ी बहुरिया के पास में, तो वो क्या संकल्प लेता है वो हमें बताना है। जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने यह संकल्प लिया कि अब वह उसे कोई कष्ट नहीं होने देगा, अब बड़ी बहुरिया का सारा काम वो स्वयं करेगा। बड़ी बहुरिया आज से उसकी माँ है और वह सारे गांव की माँ है, अब उसे छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। इस भाव से हरगोविंद की कर्तव्य निष्ठा, स्वामी भक्ति, इसकी भावना घटित होती है जो उसके चरित्र को और मजबूत बना देती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन, नायक नायिका का प्रथम परिचय किन परिस्थितियों में हुआ जो इस कहानी और रोमांचक को, इस कहानी को और रोमांचक बनाता है। दूसरा देवदास के पाठ के आधार पे समझाइए। तो प्रथम परिचय में बताना है। तो प्रथम परिचय, ये चैप्टर तो आप सभी को याद होगा, है ना, याद है ना, लिटरली बताना याद है ना। चलो समझो। देखिए, संभव कुछ दिनों के लिए अपनी नानी के घर आया हुआ था। ठीक है, नास्तिक होते हुए भी वे अपने माता पिता के कहने पर गंगा घाट पे आशीर्वाद लेने के लिए आया हुआ था। नायक नायिका का प्रथम परिचय भी गंगा के किनारे मंदिर में होता है। कब होता है? जब संभव मंदिर में पैसे चढ़ाने के उपरांत अपना हाथ कलावा बंधवाने के लिए आगे बढ़ाता है, तभी एक और सुंदर सी नाजुक सी कलाई कलावा बंधवाने के लिए आगे बढ़ती है। संभव उस गुलाबी पंखड़ी में भीगी लड़की को देखता है। पुजारी दोनों को एक साथ देखकर वो ये समझ बैठते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के संबंध में है, तो इसीलिए पुजारी दोनों को दंपत्ति समझकर आशीर्वाद देते हैं। सुखी रहो, फूलो फूलो, जाओ भी जब भी जाओ साथ ही आना, गंगा मैया मनोरथ पूरी करें। लड़की घबराहट से चिटक कर दूर खड़ी हो गई और तेजी से वहां से चली गई। इस प्रकार दोनों के बीच का प्रथम आकर्षण हर की पौड़ी पर उत्पन्न होता है, जो निरंतर घटने वाली घटनाओं के तारतम्य से प्रेम में बदलकर इस प्रथम दृष्टि को प्रेम कहा जा सकता है। ओके बच्चों, तो ये था कॉन्सेप्ट संभव और पारों के बीच का प्रथम दृष्टिकोण जब वो मंदिर पे जाते हैं कलावा बनवाने के दौरान। ओके, तो तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। बारी आ जाती है हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अब है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे देखिए गद्यांश 2 हैं, किसी एक की हमें सब व्याख्या करनी है 6 नंबर के। तो हम यहाँ पे व्याख्या करेंगे इस वाले की। ठीक है, तो हरगोविंद से संबंधित ये आपकी व्याख्या है, तो हम इसी को समझते हैं। ओके, चलिए ओके, तो लिखेंगे, एक सेकंड पहले आपको पढ़ के तो समझा दूं, फिर आप कहोगे सर जी आपने पढ़ के समझाया दिया, ऐसे समझा दिया। ठीक है, देखो, बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सब खेल खत्म हो गया हो। तीनों भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। रैयतों ने जमीनों पर दावे करके दखल दिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में बस गए। रह गई बड़ी बहुरिया। कहाँ जाती बेचारी? भगवान भले आदमी को ही कष्ट देते हैं, नहीं तो 1 घंटे की बीमारी में बड़े भैया क्यों मरते? बड़ी बहुरिया की देह से जेवर खींच छीन कर बंटवारे की लीला हुई थी। हरगोविंद ने देखी थी अपने आंखों से जिस प्रकार से द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। बनारसी साड़ी को 3 टुकड़े करके बंटवारा किया गया था। निर्दयी भाइयों ने बेचारी बड़ी बहुरिया, है ना। अब आ जाइए व्याख्या करते हैं। तो शुरुआत के 3 से 4 वर्ड हो गए आपके, ठीक है, और आखिरी के और बीच में आपका ये संदर्भ क्या है, पाठ का क्या नाम है, संवदिया, और लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु जी। प्रसंग क्या है, इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने बड़ी बहुरिया की आर्थिक स्थिति खराब होने का कारण पति की मृत्यु के पश्चात उसके भाइयों में परस्पर गृह कलेश को बताया है। ओके, व्याख्या क्या रहेगी? तो व्याख्या रहेगी कि बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सब खेल खत्म हो गया हो। तीनों भाइयों ने आपस में झगड़े शुरू कर दिए। एक तो पूरा सेंटेंस आपका वही आ जाएगा, ठीक है, और इसमें 2-4 बातें और ऐड कर देनी आपको, बस होगी आपकी व्याख्या, है ना। अब विशेष क्या है, तो भाषा में लोक जीवन आंचलिक भाषा का प्रयोग है, शब्दावली आंचलिक है, मुहावरे लोकोक्ति का उपयोग है, भाषा सरल शहद है, बोधगम्य है, भाव अनुकूल है, व्यंग्यात्मक है, ऐसी बहुत सारी बातें लिख सकते हो। ठीक है, अब जो दूसरा वाला था, धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। ये मैं दोनों पेपर में आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, ये आप चाहो तो यहाँ से पढ़ो। लेखक बीस सानी का जो गांधी नेहरू यासर अराफत है उससे लिया गया। ओके, चलिए अब बारी आती है हमारे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें 3 नंबर के 2 क्वेश्चन है, हमें किसी एक का आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सूरदास कहाँ तो नैराश्य, गिलानी, चिंता
और क्षोभ के अपार जल में गोते खा रहा था। कहाँ ये चेतावनी सुनते ही उसे ऐसा मालूम हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया है। नकारात्मक मानवीय पहलुओं पर अकेले सूरदास का व्यक्तित्व भारी पड़ गया। जीवन मूल्यों की दृष्टि से इस कथन को विचार कीजिए। अरे सच जी, इतनी सारी बातें समझ ही नहीं आ रहा, क्या करें क्या लिखें। ध्यान से समझो। जब सूरदास की झोपड़ी जल जाती है और वो झोपड़ी के जले हुए राख के पास में बैठा होता है, तो एक चेतावनी सुनते ही, अर्थात मिठियों की खेल की आवाज सुनते ही कि खेल में क्यों रोते हो, खेल में हारना जीतना तो लगा ही रहता है। तो इस चेतावनी को, इस बात को सुनते हुए उसके मन में ऐसा लगा कि किसी ने उसे इस लोभ और इस चिंता से, इस दुख से दूर कहीं आशा की नई किरण में लाके खड़ा कर दिया है। तो अब हमें उसके जीवन की विशेषताएं बतानी है। ओके, तो सूरदास एक तो अंधा भिखारी था, वह लोगों के दान पर ही जीता था। उसकी संपत्ति में एक झोपड़ी थी, जमीन का छोटा टुकड़ा था और जीवन भर की जमा पूंजी थी। एक अंधे भिखारी के पास में इतना धन होना लोगों के लिए हैरानी की बात हो सकती थी। अर्थात इस नकारात्मकता के साथ लोग उसके धन को देखकर कहीं उसकी बेइज्जती न करने लगे, इसलिए वो उसे गुप्त रखता था। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि लेखक कह रहा हूँ, जो सूरदास थे, वो अपने जो क्या बोलते हैं जमा पूंजी था उसे गुप्त क्यों रखना चाहता था। कुछ ये बात है ना। झोपड़ी के साथ ही उसकी पूंजी के जल जाने से सारी अभिलाषाएं जल गई थी एक प्रकार से। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या आ गया कि जब लेखक ने मिठुआ की बात सुनी तो क्या हुआ, उसके अंदर एक नई आशा जागी। ठीक है, उसके अंदर जो हार ना मानने की प्रवृत्ति थी वो फिर से मजबूत थी। उसने पुनः परिश्रम करने का, निर्णय लेने का सोच लिया। ठीक है, उस नकारात्मक स्थिति में सकारात्मक निर्णय लेने का सोच लिया। ठीक है, और आशावादी दृष्टिकोण की बात यहाँ पे एक आ जाएगी। कुछ ये पॉइंट है। ओके, आखिरी क्वेश्चन, धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है और इसके गर्म होने में यूरोप और अमेरिका की भूमिका देखें। तो ये तो पॉलिटिकल साइंस से भी संबंधित है आपका, है ना। देखो, अब इसमें आपको एक साथ में ना चार चार बातें समझ में आएंगी, आप ध्यान से समझ लेना। ओके, क्या समझ में आएगा? सबसे पहला तो कि वातावरण के गर्म होने का क्या कारण है। तो आज औद्योगिक विकास के चलते हमने जो उद्योग धंधों को, कल कारखानों को जो लगाया हुआ है, फैक्ट्री को लगाया हुआ है, उससे निकलने वाली गैसों से वातावरण गर्म हो रहा है, तापमान कई डिग्री बढ़ गया है। यूरोप और अमेरिका की भूमिका, ये दोनों ही कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप्ड हैं और अभी विकास के मार्ग में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी रही हैं। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हानिकारक गैसें जो है वो उत्सर्जित करती हैं। ठीक है, जिससे कि प्रदूषण ज़्यादा होता है। मेन आंसर बस आपका इतना है। उसके बाद अब आपसे ये पूछा जा सकता है पेपर में कि वातावरण को गर्म होने से हानियाँ कौन कौन सी होंगी। तो इससे पहले समुद्रों का जो पानी है ये गर्म हो जाएगा, तो समुद्र के अंदर जो रहने वाले जनजीवन है उस पर असर पड़ेगा। धरती पर ध्रुवों पर जो बर्फ है ये पिघल रही है, मौसम का चक्र बिगड़ रहा है, पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, ये चीजें थे। अब पूछा जा सकता है कि इसको रोका कैसे जा सकता है। तो इन हानियों से बचने के लिए हमें प्रकृति के विकास के साथ लेकर चलना होगा। ठीक है, प्रकृति के विकास को साथ लेकर चलना होगा। उद्योग धंधों का हमें ऐसा विकल्प चुनना चाहिए जिससे पर्यावरण प्रदूषित ना हो। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जंगल को बेवजह काटना नहीं चाहिए, ये चीजें। ओके, तो इस प्रकार से आपके सामने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज के इस 1 घंटे के सेशन के अंदर क्लास 12th का, ठीक है, आपका जो हिंदी का सब्जेक्ट है, हिंदी इलेक्टिव या हिंदी ऐच्छिक कह सकते हैं, इसके 16 मार्च के बोर्ड के एग्जाम के लिए जो हमारा पहला वाला पेपर ये तो पूरा कर लिया। ठीक है, अभी ये पहला पूरा हो गया आपका, है ना। इसके अलावा अभी कम से कम हम आपको 3 से 4 और ऐसे ही सैंपल पेपर करवाएंगे जो PYQ वाले हैं, ठीक है ना, अच्छे से सॉल्यूशन के साथ में। तो सारी वीडियोस के लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएंगे बच्चों, तो एक बार चेक कर लेना जरूर से। ठीक है, तो चलो बच्चों, अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल पे आप पहली बार आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए बच्चों अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।